हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के हिस्ट्री का एमसीक्यू देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज हम क्लास 8 का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर 1 से 4 तक का एमसीक्यू लिए हैं और बाकी जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, ये अब बताइए। आंसर आप गेस कर सकते हैं। ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो सही आंसर क्या होगा, आप गेस कर लिए होंगे। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? ऑप्शन है जेम्स रेनेल को, जेम्स मिल को, कैप्टन हॉकिंस को या फिर रॉबर्ट लीटन को। तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? आपने गेस कर लिया होगा आंसर। तो सही आंसर होगा जेम्स रेनेल को। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सारे आपके क्लास 8 के एमसीक्यू हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हुए वो उससे हम लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? ऑप्शन है कहानी, महीनों, तारीखों या इनमें से कोई नहीं। तो लोग इतिहास को किससे जोड़कर कोशिश करते हैं देखने का? तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोगों को इतिहास क्या लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है कि तारीखें हमको याद करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको? तारीखों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका डिटेल क्लास जो है उसमें हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। आज हम एमसीक्यू ले लेते हैं क्योंकि आपको डिटेल क्लास जो होगा उसको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन है वारन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स मिल। तो भारत के अंतिम वायसराय आपके थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल जो थे ये आपके स्कॉटलैंड का निवासी था। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो सही आंसर आपका होगा स्कॉटलैंड। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने में ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए ऑप्शन आपके सामने रहेगा, आप गेस कर सकते हैं आंसर को, हम आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन बताता है? तो आप आंसर गेस कर लिए होंगे। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में हमें कौन बताता है? इतिहास बताता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1764 ईस्वी में जो हुआ था बक्सर का युद्ध, उसका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर बता सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? कैप्टन मुनरो। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर युद्ध में आपके कैप्टन मुनरो ने किया था, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित रखते थे? टीपू सुल्तान जो थे वो किस राज्य से संबंध रखते थे ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर होगा मैसूर से। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, टीपू सुल्तान का संबंध आपका मैसूर राज्य से था। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया? तो बता सकते हैं क्या कारण था? तो सही आंसर होगा कित्तूर पर कब्जा के कारण। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। अंग्रेजों द्वारा कित्तूर पर कब्जा कर लिया गया था, इसके कारण रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1757 का प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था ये आपको बताना है। रॉबर्ट क्लाइव थे आपके अंग्रेजी सेना की ओर से, और भारत के जो बंगाल के थे नवाब वो कौन थे आपके? तो आपने गेस कर लिया होगा, सिराजू दौला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। बंगाल के नवाब सिराजू दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच आपके प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो गेस कर लिए होंगे, वास्को डी गामा आपके पुर्तगाली थे, प्रथम पुर्तगाली जो भारत आने वाले थे आपके। तो वास्को डी गामा ये थे जो कि 1498 ईस्वी में भारत आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुआ था? तो बताइए आप, ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर क्या होगा? एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपके एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था 1600 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1600 ईस्वी में हुआ था, तभी शासिका कौन थी वहाँ की? एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो सही आंसर होगा कैप्टन हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में आपके जहांगीर के दरबार में भेजा था किसने? जेम्स प्रथम ने। ठीक है, इसको याद रखिए। कब भेजा था? 1608 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो बताइए। तो सिराजुद्दौला की हत्या के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था आपका? मीर जाफर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बक्सर युद्ध कब हुआ? तो आपको डेट बताना होगा, बक्सर का युद्ध का कब हुआ था। तो आपने गेस कर लिया होगा इसमें, क्योंकि 1764 में हुए थे, तो आपके बाकी ऑप्शन में 1764 नहीं है। तो ये आप आसानी से गेस कर लिए होंगे, 22 अक्टूबर 1764 को। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, 22-23 अक्टूबर 1764 को आपके बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है।
ये भी आप गेस कर लिए होंगे, क्योंकि 1757 ऑप्शन में आपके और नहीं है। इसमें ऑप्शन हम बैठाने में ही मिस्टेक कर दिए हैं, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन दे दिए तो आपको याद है कि 1757 में ही हुआ है, तो आप आंसर लगा लिए होंगे 23 जून 1757 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो आंसर गेस कर लिए होंगे, तो सही आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि आपके टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? क्लास 8 में जितने भी क्वेश्चन आपके बेसिक हैं, जो कि आपके उतना डिटेल से नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन आप जब पढ़िएगा डिटेल से तो इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विलय की नीति जो शुरू हुए थे आपके लॉर्ड डलहौजी के शासन में शुरू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, या फिर आप राज अपहरण नीति, विलय नीति, हड़प नीति, अनेक नामों से इसे जाने जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नवाब मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे? बताइए। तो आपने देख लिया होगा आंसर। नवाब मुर्शिद कुली खां आपके बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, इसको याद रखिएगा। बताइए किसका कथन है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह कथन किसका है ये बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो यह कथन आपका जेम्स मिल का है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। जेम्स मिल ने ही कहा था कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सरकारी दस्तावेज जिसे रिकॉर्ड कहते हैं, तो सरकारी दस्तावेज या रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, बताइए। तो सही आंसर होगा अभिलेखागार में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। सरकारी दस्तावेज आपके अभिलेखागार में रखे जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो सही आंसर होगा आपका पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे भारत यूरोपियों में, और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन सामने है, बताइए। तो सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। लाला लाजपत राय आपके शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सारे क्वेश्चन आपको इसमें इजी लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद अगर आप पढ़िए डिटेल में तो आपको आसानी से पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
सही आंसर आपका होगा राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और अंतिम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो सही आंसर होगा 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। और पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है। तो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ हुए थे? सूरत में। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी, यह बताना है। तो आप गेस कर लिए होंगे। तो सही आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर है। बंगाल में द्वैत शासन की नींव सर्वप्रथम होकर रॉबर्ट क्लाइव ने कब रखे थे? आपके 1765 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन सामने बताइए। अगर सिक्के जारी करने वाले पहला गुप्त शासक पूछा जाए तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, लेकिन चांदी के सिक्के जारी करने वाले आपके गुप्त सम्राट पूछे जाए तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चांदी के सिक्के सर्वप्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने चालू किए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया? धन निकासी का सिद्धांत बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये किसने दिया है आपका, बताइए। तो इसको आप आंसर कर लिए होंगे। दादा भाई नौरोजी ने दिया था धन निकासी का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महालवाड़ी व्यवस्था में महलदार किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो महलवाड़ी व्यवस्था में जो महल होता था तो वो किसे कहा जाता था? महलदार। तो आप आंसर लगा लिए होंगे। तो सही आंसर होगा गांव का मुखिया को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। और बंदोबस्ती में किसको माना जाता था? आपका जमींदार को, और रैयतवाड़ी में किसान को। तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई? तो बताइए, कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई थी, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तभी क्या हुआ था? आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसी समय कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई थी, किससे? मुगल बादशाह से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप गेस कर लिए होंगे आंसर। सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ? तो बताइए। तो
सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ था अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को श्रेय किसे जाता है लागू करने का, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था ये बताइए। तो आप आंसर गेस कर लिए होंगे। सही आंसर होगा थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की। ऑप्शन आपके सामने बताइए। तो सही आंसर होगा हॉल्ट मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था आपके हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किए थे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ये क्वेश्चन और इस तरह भी पूछा जाता है कि नील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये नाम आपके यहाँ पर क्वेश्चन में ही है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इसको याद रखिएगा। तो आप आंसर गेस कर लिए होंगे। तो सही आंसर होगा 1859 और 60 के बीच आपके नील विद्रोह हुए थे, जिसका नेतृत्व किसने किया था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया। तो बताइए। चाय और चीन पर से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था आपका चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। चार्टर एक्ट जो आया था 1833 में, उसके तहत आपके चाय और चीनी पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था कंपनी का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 1813 ईस्वी में चाय और चीनी को छोड़कर बाकी सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए थे पहले ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक के रचनाकार हैं। तो नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन है ये बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो आपने गेस कर लिया होगा, नील दर्पण नाटक के रचनाकार आपके दीनबंधु मित्र थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, और ये पुस्तक कब लिखी गई थी, 1760 ईस्वी में, जब नील खेती हो रहे थे बंगाल में, उसी समय ये लिखे गए थे। ठीक है, और नील खेती के दौरान जो किसानों की स्थिति थी उसका वर्णन इसमें किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। तो हिंदू पेट्रियाट जो था ये क्या है आपका, एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, जो अखबार पत्र थे। तो इसके संपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया था, 1853 ईस्वी में यह आरंभ किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में लेन देन का साधन था। तो बताइए, प्राचीन समय में लेन देन का साधन क्या था। ये भी सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए। तो सही आंसर होगा वस्तु विनिमय। प्राचीन के समय में लेन देन का साधन आपका वस्तु विनिमय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती का दूसरा नाम क्या है। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है।
तो सही आंसर होगा घुमंतु खेती। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा। झूम खेती को ही घुमंतु खेती भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, संथाल या हुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये बीपीएससी ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था, ये बताइए। तो आंसर आप गेस कर लिए होंगे, सही आंसर होगा सिद्धू कानू ने। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो आप आंसर गेस कर लिए होंगे, सही आंसर होगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म आपका 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आज इतने एमसीक्यू थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।